वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस का टेस्ट सीरीज नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ये DIS का टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हम लोगों ने DIS के टेस्ट नंबर 10 तक कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, इनके प्लेलिस्ट आप लोगों को बना दी गई है। अगर आप लोगों ने इनको नहीं सॉल्व किया तो सबसे पहले आप लोग टेस्ट नंबर 10 तक सॉल्व कीजिए, उसके पश्चात आप लोग टेस्ट नंबर 11 को जो है सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये मेनली जो है इसमें पॉलिटी का सेक्शन दिया हुआ है, तो आप लोग उसी माइंड सेट से जो है इसको सॉल्व करिएगा। ये PDF देखो और आप लोगों को बाइलिंगुअल फॉर्म में मिलेगी, और इसमें हम आप लोगों को हिंदी वाला सेशन जो है सॉल्व करवाएंगे, जिसको PDF जो है बाइलिंगुअल फॉर्म में डाउनलोड करनी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। जैसे कि इसमें से देखना है कि उपयुक्त में से कौन सा भारतीय संविधान के संघीय विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, कठोर संविधान ये संघीय व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। एकल संविधान ये एकात्मक विशेषता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये संविधान की एकात्मक विशेषता है। और देखिए, शक्तियों का विभाजन ये भी संघीय विशेषता है। आपातकालीन प्रावधान ये एकात्मक व्यवस्था है। और संविधान की सर्वोच्चता ये भी संघीय व्यवस्था है। तो इसमें से देखिए 3 संघीय व्यवस्थाएं हैं और 2 जो है एकात्मक विशेषता के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 135 यानी कि डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है। तो भारत की संघीय व्यवस्था ये जो है कनाडाई मॉडल पर आधारित है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से देखिए एक अत्यंत जो है सशक्त केंद्र के साथ ही मतलब जो केंद्र होगा वो सशक्त होगा, ऐसी इस संघीय मॉडल में जो है प्रावधान किया गया है। बट नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए 200 अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है, ये बिल्कुल सही है। 248 में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 250, इसमें आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 253, देखिए अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय नदियों से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय। तो देखिए ये जो है आर्टिकल 253 में नहीं है, इसका प्रावधान जो है आर्टिकल 262 में है। ठीक है, 253 में है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होंगे उनको अमल में कैसे लाया जाएगा, उससे उसका प्रावधान जो है 253 में किया गया है, इसलिए यही रॉन्ग है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसका गठन जो है सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में, और इसका गठन जो है वर्ष 1990 में किया गया। ठीक है, ये भी सही है। और देखिए इस किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है अंतर्राज्यीय परिषद का, तो ये किया गया है आर्टिकल 263 में। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, भारत की संघीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संघीय प्रणाली में के अंतर का एक मुख्य बिंदु कौन सा है। तो देखिए भारत की संघीय प्रणाली और ब्रिटेन की संघीय प्रणाली में एक अंतर है कि जो ब्रिटेन की संघीय प्रणाली है वहाँ पे शैडो कैबिनेट की व्यवस्था होती है। ठीक है, शैडो कैबिनेट, इसको जो है शैडो कैबिनेट को जो है मतलब जो विपक्षी पार्टी में होता है उस टाइम, तो वही उसी की कैबिनेट होती है शैडो कैबिनेट। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट संसद राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकती है। तो संसद राज्य सूची के विषय पर देखिए कानून बना सकती है जब राज्यसभा या घोषणा कर दे कि अमुक विषय राष्ट्रहित में है, तो ये बना सकती है संसद कानून। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी बना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल ये कब कब लगता है, तो आर्टिकल 252 के तहत लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के संबंध में, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के संबंध में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 253 में। ठीक है, और जब ये ऐसी व्यवस्था होगी तो तब भी जो है संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि सभी विषयों पर बना सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्त होने से कब तक प्रभावी रहेगा। तो देखिए आपातकाल के समाप्त होने के ये जो है 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। ठीक है, मतलब आपातकाल जब समाप्त हो जाएगा तो उसके देखिए 1 वर्ष नहीं है, 6 माह तक प्रभावी होता है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह तक प्रभावी रहेगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए ये आयोग है और ये उनके गठन के वर्ष हैं। जैसे कि राज्य मन्नार आयोग, तो राज्य मन्नार आयोग का गठन किया गया था 1966 में। ठीक है, ये सभी आयोग जितने भी हैं वो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों के निर्धारण के लिए इनका गठन किया गया था। तो इसमें से सबसे पहले राज्य मन्नार आयोग को गठन किया गया था 1966 में। उसके पश्चात सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में। उसके पश्चात गठन किया गया था पुंछी आयोग का गठन किया गया था
1907 में, ठीक है। और प्रशासनिक सुधार आयोग, इसका गठन किया गया था 1969 में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2143, ठीक है, यानी कि सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। तो ऐसा प्रावधान किया गया है जो है अनुच्छेद 355 में, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 352 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में कौन सा असत्य है। तो क्षेत्रीय परिषद के संबंध में कौन सा सत्य है वो यहाँ पर देखना है। जैसे कि यह एक संवैधानिक निकाय है, तो क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल सही है। ये संवैधानिक निकाय नहीं होते हैं, ये आप लोग देखिएगा, संवैधानिक निकाय होते हैं। इन जब भी कभी इन परिषदों की बैठक होती है तो उनकी अध्यक्षता जो है वित्त मंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री द्वारा की जाती है, ठीक है। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह है, तो उनके द्वारा ही अध्यक्षता की जाती है जब कभी भी क्षेत्रीय परिषद की जो है बैठक होती है। नेक्स्ट देखिए, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए गलत है। इसका गठन जो है एक मतलब संसद द्वारा अधिनियम बना करके ही इसका गठन किया गया है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, पूरे भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, इनको भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार का गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करता है, ये बिल्कुल सही है। और उनकी प्रकृति जो है सलाहकारी होती है, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, यानी कि बी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति के अनुसार किसी दंड, विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है। तो वो किसके तहत लगा सकता है, वो प्रतिलंबन के तहत लगा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति ऐसा। और ये जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में निर्धारण किया गया है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है, उसको पहचानना है। जैसे कि देखिए, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति आर्टिकल 111 में, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 60 में, तो ये गलत है। देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में, ना कि 60 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में, ये बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए अहिर्ता आर्टिकल 57 में, ये भी सही है, ठीक है। और आर्टिकल 60 में क्या है, तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, ठीक है, शपथ ग्रहण की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 60 में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को पहचानना है। देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग में दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भी भाग ले सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, वे महाभियोग में भाग नहीं ले सकते, तो ये भी सही है। देखिए, राष्ट्रपति का जब भी कभी चुनाव होता है तो दोनों मतलब जो संसद होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और साथ ही साथ सभी राज्यों की विधानसभाएं और विधानसभाओं के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वही इसमें जो है भाग लेते हैं, ठीक है। और जब कभी महाभियोग होता है तो राज्य विधानसभाएं होती हैं उनके सदस्य भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और नामांकित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। तो इसलिए ये पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी सही है। इसमें असत्य पूछा गया है, असत्य इसमें से कोई नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की 17 अवसान की अवधि में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के कितने समय के समय के मतलब बाद समाप्त हो जाता है। तो संसद की बैठक के जो है 6 सप्ताह के बाद ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। अध्यादेश की बात की जा रही है। अध्यादेश देखिए मैक्सिमम जो है 6 सप्ताह से 6 माह तक होता है, ठीक है। अगर मतलब 6 सप्ताह के अंदर इसको पारित नहीं किया गया तो जो है अध्यादेश जो है पुनः मतलब स्वतः ही समाप्त समझा जाता है। और जब कभी भी अध्यादेश पारित किया जाता है तो ये मैक्सिमम 6 माह तक ही रहता है। तो इसको 6 सप्ताह और 6 माह बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में इसको आप लोग याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में जो है राष्ट्रपति किस वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में कोई भी वीटो का यूज नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक। ये एक विशेष कंडीशन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाए जाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो विचाराधीन है तो जो है अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, ठीक है। अध्यक्ष जो है पीठासीन नहीं होता है, जो उसका पैनल होता है अध्यक्ष का, तो उसी में से एक सदस्य जो है अध्यक्षता करता है। पीठासीन जो है अध्यक्षता नहीं करेगा, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार करना है। ये सारे विधेयक लिखे हुए हैं जितने भी प्रकार के होते हैं, जैसे कि साधारण विधेयक,
धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, उपयुक्त में से किस मामले में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है? तो देखिए इसमें देखिए साधारण विधेयक में और वित्त विधेयक में इसमें जो है मतलब संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। पर संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक इन दोनों में संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, और ये संयुक्त बैठक का मतलब प्रावधान आर्टिकल 108 में दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है? तो कैग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति। और इसमें देखिए इसका जो अध्यक्ष होता है वो जो है जो विपक्ष का नेता होता है, जो विपक्षी दल होता है उसी में से एक सदस्य को इसका जो है अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, विपक्षी दल के सदस्य को ही इसका अध्यक्ष चुना जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसमें जो है टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। और अगर सबसे बड़ी समिति पूछे तो सबसे बड़ी समिति जो है प्रकलन समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य जो है लोकसभा से हुए होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कथन है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास असीमित शक्तियां हैं। तो देखिए ये गलत लिखा हुआ है। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में बहुत ही सीमित शक्तियां हैं। सीमित शक्तियों का मतलब राज्यसभा उसमें संशोधन भी नहीं कर सकती है, सिर्फ राज्यसभा उसको पास करती है। ठीक है, अगर पास भी नहीं करती है अगर 14 दिनों के अंदर तो उसको स्वतः ही पास माना जाता है। तो इसलिए इसकी शक्ति जो है बहुत ही सीमित है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा को धन विधेयक पर 14 दिनों के भीतर स्वीकृति देनी होती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा सत्य कथन है, इसको पहचानना है। जैसे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको राष्ट्रपति की तरह महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, तो देखिए इसमें राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग के द्वारा इनको नहीं हटाया जाता है। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो साधारण बहुमत से ही हटाए जा सकते हैं। ठीक है, महाभियोग में जो है 2/3 का बहुमत चाहिए होता है, पर जब उपराष्ट्रपति को कभी भी हटाना हो तो ये विशेष बहुमत से इनको हटाया जा सकता है, यानी कि संपूर्ण संख्या का बहुमत। ठीक है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राइट स्टेटमेंट केवल एक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पहचानना है। ठीक, देखिए स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति बिना किसी मंत्री को बिना प्रधानमंत्री की सलाह पर भी हटा सकता है, तो ये गलत है। देखिए जब कभी भी राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उसके पद से हटाएगा तो प्रधानमंत्री की उसमें सलाह अनिवार्य है। ठीक है, तो इसमें से केवल 2 सही है, इसलिए राइट आंसर इसका 1 और 2 यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वर्णित है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी? तो ऐसा प्रावधान किया गया था 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ये कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 2003 में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके अंतर्गत वह केंद्र वह एक या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद की स्थिति में निर्णय देता है, तो वह अधिकार कौन सा कहलाता है? तो वो उसका होता है मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, वो पहचानना है। जैसे कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना, आर्टिकल 129, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, आर्टिकल 124, तो ये देखिए गलत है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 126 के तहत होती है। ठीक है, आर्टिकल 126 के तहत। आर्टिकल 124 में क्या है? तो उच्चतम न्यायालयों की स्थापना और उनके गठन का प्रावधान जो है आर्टिकल 124 में किया गया है। और देखिए यही गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी ये दोनों सही हैं, इनको एक बार रीड कर लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, आर्टिकल 143, और उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 131, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कथन है कि राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है, और यही उसकी जो है दोहरी भूमिका भी है। और इसलिए जो कथन कारण दोनों सही है, और कारण जो है अभिकथन की पुष्टि भी करता है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए राज्यपाल
राज्यपाल राज्य विधान परिषद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को नामित नहीं कर सकता है? तो किस क्षेत्र के व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को नामित नहीं कर सकता है? तो पर्यावरण क्षेत्र वाले व्यवहार, मतलब जो पर्यावरण का इस प्रावधान नहीं किया गया है नामित करने के लिए। देखिए, नामित करने के लिए समाज सेवा, सहकारिता, साहित्य, कला, विज्ञान, इन सब में एक्टिव व्यक्ति होना चाहिए, पर्यावरण के क्षेत्र में नहीं। ठीक है, इसका प्रावधान जो है संविधान में नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए राज्यपाल कितने सदस्यों को नामित करता है? तो 1/6। ठीक है, जितने भी विधान परिषद में सदस्य होते हैं उसके 1/6 को नामित करता है, और वो सभी सदस्य समाज सेवा, सहकारिता, साहित्य, कला या फिर विज्ञान क्षेत्र से होने चाहिए। पर्यावरण क्षेत्र का जिक्र नहीं किया गया है संविधान में, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री का दायित्व किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है आर्टिकल 167 में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधान सदस्य के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो देखिए, विधान सदस्य के सदस्यों द्वारा किया जाता है 1/3 सदस्यों को चुनाव। ठीक है, 1/6 इसको तो राज्यपाल मनोनीत करते हैं 1/6 सदस्यों को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है, देखिए कथन है कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं विघटन संसद कर सकती है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, संसद ही इसका गठन एवं विघटन करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, इस तरह का कोई प्रस्ताव संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। तो देखिए, साधारण बहुमत से नहीं, इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विशेष बहुमत यानी कि कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी विधानसभा सदस्य पर 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निहरता का मामला उठे तो कौन फैसला लेगा? तो ये फैसला लेगा जो है विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है, तो इनका जो है अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अध्यक्ष के साथ साथ सभी सदस्यों का यह कार्यकाल होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, कथन है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, इन्हें पुनर्नियुक्त की पात्रता नहीं होती है, तो इनको पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। हालांकि सही दोनों हैं, पर इसमें से कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पूछा गया है। देखिए, यह एक संवैधानिक संस्था है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये बिल्कुल सही है। और संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था, ये भी सही है। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, तो ये भी सही है। तो ये सभी सही लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत असम राज्य के लिए एक विशेष असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है आर्टिकल 371 के बी में। ठीक है, और देखिए इसमें 371 में किसका किया गया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान 371 में किया गया है। और 371 के ए में किया गया है नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान, और असम के लिए किया गया है 371 के बी में। ठीक है, 371 के डी में किया गया है आंध्र प्रदेश के लिए। इन सबको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे उतना जल्दी जल्दी आप लोगों को वीडियो मिलेंगे, क्योंकि देखिए DIAS के टोटल 30 टेस्ट आने हैं। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो 30 का 30 टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर करा दिए जाएंगे। ठीक है, अभी ये 11 नंबर टेस्ट चल रहा है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंचायती राज्य से संबंधित समितियों को उनके गठन और वर्ष के कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, जैसे कि GVK राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ML सिंघवी समिति और अशोक मेहता समिति। तो इसमें से सबसे पहले समिति जो बनी थी बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। ठीक है, कब बनी थी ये? तो ये बनी थी 1957 में। उसके पश्चात बनी थी अशोक मेहता समिति, ये बनी थी 1977 में, 1977 में। उसके पश्चात बनी थी GVK राव समिति, ये बनी थी 1985 में। ठीक
और फिर उसके पश्चात लास्ट में बनी थी ML सिंघवी समिति, ये बनी थी 1986 में। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2413, यानी कि बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई है। तो 92वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। तो ये जोड़ी गई थी, इसमें मणिपुरी नहीं जोड़ी गई थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मणिपुरी संविधान, देखो मणिपुरी को कब जोड़ा गया था, तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया था मणिपुरी को। ये कब हुआ था, 1967 में ये 21वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, ठीक है। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य इसमें से पहचानना है। देखिए 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा मतलब जो है सरकारी सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया। तो ये बिल्कुल सही है। और इसका प्रावधान किस में है, तो आर्टिकल 43 के बी में है, ठीक है, मौलिक अधिकार का प्रावधान। बढ़ते नेक्स्ट है, किसी सहकारी समिति के निर्देशकों की संख्या 11 से अधिक नहीं होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो इनके निर्देशकों की संख्या अधिकतम जो है 21 हो सकती है, अधिकतम 21 हो सकती है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, इसमें से असत्य पूछा गया कौन सा है, तो असत्य केवल 2 है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन असत्य पूछा जा रहा है या फिर सत्य पूछा जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं करता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग किसका नहीं करता है, तो देखिए राष्ट्रपति का चुनाव और संसद का चुनाव और विधायक का चुनाव, ये सभी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही चुनाव करवाए जाते हैं। इसमें से मेयर का चुनाव जो है भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं करता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। कथन है, देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। तो ये देखिए गलत है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयोग का पद जो है एक संवैधानिक पद है, न कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद को धारण करते हैं। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखिए ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसमें से देखिए ए गलत है परंतु आर सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल कहा जाता है। तो शून्यकाल किसको कहा जाता है, तो शून्यकाल कहा जाता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को। प्रश्नकाल देखिए 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है, फिर 12 बजे, यानी कि जब 12 को कभी लिखते हैं वो डिजिटल वॉच में, तो आप लोगों को ऐसे देखा होगा, ठीक है, ऐसे समय चलता है 12 बज के 1 मिनट 2 मिनट, तो ये इसी को जो है शून्यकाल बोलते हैं। ये होता है 12 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्यसभा में एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो राज्यसभा में एक समान, देखिए इसमें से 3 एक समान है, जैसे कि 3 इनमें से कौन कौन से एक समान है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, गुजरात और मध्य प्रदेश। इन सभी में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 11 है। लेकिन उड़ीसा में कितनी है, 10 है। तो यही आप लोगों को पहचानना था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उड़ीसा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकलन समिति के बारे में बात हो रही है। देखिए तो राज्यसभा का इस समिति में कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। तो अभी आप लोगों को बताया था कि इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं और 300 मेंबर जो है किससे होते हैं, तो लोकसभा के होते हैं। तो राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ठीक है। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा तो नहीं की जाती है, पर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा जरूर की जाती है, ठीक है। तो ये गलत होगा। नेक्स्ट है, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से देखिए असत्य पहचानना है, तो असत्य केवल 2 है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें हटाया जाता है। तो इनको देखिए नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन जब कभी हटाया जाएगा तो केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो राज्यों के लोक सेवा आयोग होते हैं, तो उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उनको भी हटाया सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और नीति आयोग एक गैर वैधानिक निकाय है और गैर संवैधानिक निकाय है, ये दोनों सही लिखे हुए हैं, ठीक है। नीति आयोग के संदर्भ में दोनों सही लिखे हुए हैं, इसलिए राइट आंसर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे कि विश्व में सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की कल्पना जो है स्वीडन में की गई थी। तो सबसे पहले स्वीडन में की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। और देखिए, भारत में प्रथम लोकपाल जो है अध्यक्ष पीसी घोष थे, तो ये भी सही है। ठीक है, और लोकपाल अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, तो ये गलत है। देखिए, 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक होता है, ना कि 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, 5 वर्ष तो सही लिखा हुआ है, पर ये 65 वर्ष गलत है। इसकी जगह पे 70 वर्ष होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो यह प्रदान किया गया है आर्टिकल 163 में। ठीक है, 163, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य व्यय जो है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, वह व्यय जो है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन जब कभी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन की बात करें, तो ये जो है भारत की संचित निधि में भारित होती है। पेंशन भारित होती है, पर वेतन नहीं होते हैं। वेतन जो है राज्यों की संचित निधि से दिए जाते हैं वेतन इनके। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, राज्यों के द्वारा इनके वेतन दिए जाते हैं। पेंशन जो है भारत की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष में शामिल किया गया था। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में इनको शामिल किया गया था 1992 में। ठीक है, 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये बदलाव हुआ था और फिर 1992 में इनको जो है शामिल किया गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाग तथा अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग 11 और अनुच्छेद 245 से 255 तक ये विधायी संबंध हो, यहाँ पे विधायी संबंधों की बात की गई है। ठीक है, और 255 से 265 प्रशासनिक संबंधों की बात की गई है, ये भी आप लोग याद रखना। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, जैसे कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी शामिल होते हैं, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है मंत्रिमंडल के संबंध में। एक सेकेंड, ये देखिए मंत्रिमंडल के संबंध में ये सही नहीं है, ये गलत है। जैसे कि देखिए, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल होते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल में जो है राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। और जब राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल हो जाते हैं तो उसको मंत्रिमंडल नहीं बोलते हैं, उसको मंत्री परिषद बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मंत्री परिषद केवल जो है प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, तो यहाँ पर यह भी गलत लिखा हुआ है। बस ये समझ लीजिए आप लोग कि ये अपोजिट लिखा हुआ है। मंत्रिपरिषद की परिभाषा ये होगी और मंत्रिमंडल की परिभाषा यहाँ पे होगी। मंत्रिमंडल में केवल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों गलत हैं, इसलिए सत्य पूछा गया है, सत्य कोई भी नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का उपयोग करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का उपयोग करते हैं आर्टिकल 100 के क्लॉज 1 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 100 क्लॉज 1, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे कि संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण इसका प्रावधान किस में है, तो आर्टिकल 112 में। ठीक है, और बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये भी सही है। बजट नाम से कोई भी शब्द संविधान में नहीं है, बजट को ही वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस एक स्थिति में राज्यसभा लोकसभा के साथ समान स्थिति में नहीं है। तो किस स्थिति में नहीं है, तो देखिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों का पुनः स्थापना करने में, तो इसमें तो है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी है और राष्ट्रपति पर महाभियोग इसमें भी है। तो देखिए इन तीनों में जो है राज्यसभा लोकसभा के समान ही शक्ति रखती है, लेकिन राज्यसभा जो है लोकसभा के समान किसमें नहीं है, तो इसमें देखिए दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने में जो है कौन करता है, तो सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष ही इनकी अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। इसमें राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं, सभापति या फिर उपसभापति होते हैं, ये कोई भी अध्यक्षता इनकी नहीं कर सकता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करते समय, ठीक है, सजा या
याफ्ता कैदी को दंड की प्रवृत्ति में परिवर्तित करने के लिए बिना दंड की अवधि को कम करना क्या कहलाता है? ठीक है, इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी सजा याफ्ता कैदी के दंड की प्रवृत्ति में परिवर्तन किए बिना दंड की अवधि को कम करना। तो दंड की अवधि को कम करना क्या कहलाता है? तो ये परिहार कहलाता है। ठीक है, परिहार। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। लघुकरण में क्या क्या किया जाता है कि तो लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदल करके उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, विराम में क्या किया जाता है? किसी विशेष परिस्थिति में सजा को कम कर दिया जाता है। ठीक है, और प्रविलंबन, तो इसमें क्या किया जाता है? तो किसी दंड पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी जाती है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कथन है, देखिए, भारतीय उच्चतम न्यायालय को न्यायिक अधीक्षक का अधिकार है, तो ये बिल्कुल सही है। और भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, तो ये भी सही है। और इसमें देखिए कथन कारण की पुष्टि भी करता है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर है। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट शॉर्टकट में बोलते हैं, तो इसके संबंध में विचार करना है। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए गलत है। तो ये एक संवैधानिक निकाय होते हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण का गठन मतलब किसमें? आर्टिकल जो है 323 के सब क्लॉज ए में किया गया है। ठीक है, तो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इनकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को की गई, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट इस अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र के होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 2 सही हैं और पहला गलत है। इसमें असत्य चुनना है, तो असत्य केवल 1, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में देखना है, इसकी स्थापना जो है 1993 में की गई, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो ये गलत है। देखिए 103वें संविधान संशोधन में EWS का प्रावधान है। ठीक है, EWS, और इसका प्रावधान है 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है, 102वें, ये आप लोग याद रखना। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, असत्य पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद का संबंध किससे है? तो इसका संबंध देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में प्रतिनिधित्व की राष्ट्रपति की शक्ति को समाप्त कर दिया गया? तो देखिए अभी हाल ही में आंग्ल भारतीय समुदाय को नियुक्त करने का प्रावधान जो है समाप्त कर दिया गया है, और यह किया गया है आर्टिकल 104वें संविधान संशोधन के तहत, 104वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। ठीक है, आर्टिकल वगैरह का जिक्र नहीं है इसमें। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इनकी नियुक्ति पहले होती थी तो किस अनुच्छेद के तहत होती थी? तो ये होती थी आर्टिकल 331 के तहत। ठीक है, अब ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है? तो उपराष्ट्रपति के विषय में कौन सा सत्य नहीं है? देखिए, उनमें राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, इनके चुनाव में जो है संसद के दोनों सदनों में से केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। देखिए, निर्वाचित सदस्य के साथ साथ जो नामांकित किए जाते हैं वे सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। नामांकित किए जाते हैं तो देखिए राज्यसभा में कितने किए जाते हैं? तो 12 मेंबर। ठीक है, लोकसभा में 2 मेंबर किए जाते थे आंग्ल भारतीय समुदाय के, अब ये प्रावधान जो है समाप्त कर दिया गया है, तो नामांकित भी सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए राइट ये देखिए गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें से केवल निर्वाचित सदस्यों की बात की गई है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और इनका कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक होता है, ये सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोलते हैं, तो निम्नलिखित संसदीय समितियों में से किस एक का मित्र या मार्गदर्शक माना जाता है? तो ये लोक लेखा समिति का माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे। ठीक है, सत्य कथन का चयन कीजिए। जैसे कि वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये गलत लिखा हुआ है। देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है व्यक्ति, इसमें प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या जो है 5 होती है, तो ये भी गलत है। वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या जो है 4 होती है, न कि 5 होती है। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और इसका जिक्र जो है अनुच्छेद
243 के सब क्लॉज आई में किया गया है, ठीक है। 243 क्लॉज आई में। राइट आंसर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है? ठीक है, एकात्मक लक्षण इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए, एकल संविधान और एकल नागरिकता, ये दोनों एकात्मक लक्षण है, और संविधान की कठोरता ये संघीय लक्षण के अंतर्गत आता है, तो इसलिए राइट आंसर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, संविधान की कठोरता एक संघीय लक्षण है, ना कि एकात्मक लक्षण। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो, क्योंकि जब आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को, उतनी जल्दी जल्दी आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिलेख न्यायालय, ठीक है, अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के पास कौन सी शक्तियाँ होती हैं? तो देखना है, अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के पास, देखिए, उच्च न्यायालय के फैसले कार्यवाही एवं कार्य परिसाक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसी को अभिलेखी न्यायालय की शक्ति बोलते हैं। और देखिए, इसकी अवमानना पर साधारण कारावास या आर्थिक दंड दोनों प्रकार का हो सकता है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दोनों सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित समितियों आयोगों में से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? देखिए, राज्य मंदार आयोग और सरकारी आयोग और पुंछी आयोग, ये तीनों आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, और दिनेश गोस्वामी समिति ये चुनाव सुधार से संबंधित है। ठीक है, न कि केंद्र राज्य संबंधों से। तो दिनेश गोस्वामी समिति ये चुनाव आयोग या फिर चुनाव सुधार से संबंधित ये समिति है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, संसद द्वारा दो राज्यों के विधानसभाओं, देखिए, संसद द्वारा दो राज्यों के विधानमंडल के अनुरोध पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, देखिए, वैसे तो नॉर्मल रूप से जब राज्य लोक सेवा आयोग बनता है तो उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है उस राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, पर उनको पदों से हटाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास ही होती है। लेकिन जब कभी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनेगा तो उनके सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, कथन है कि अनुच्छेद 352 के आधार पर लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य पूर्णतः केंद्र के अधीन हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और राज्य विधानसभा निलंबित हो जाती है। देखिए, राज्य विधानसभा को निलंबित नहीं किया जाता है। ठीक है, अर्थात ये भंग नहीं होती है, पर ये बस एक तरीके से सुसुप्तावस्था में चली जाती है। ठीक है, ये कार्य नहीं करती है, या फिर कार्य करेगी भी तो केंद्र सरकार के निर्देश पे कार्य करती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और ए सही है, इसलिए राइट आंसर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहाँ पर एक बात आप लोग याद रखिएगा, जब कभी राष्ट्रपति शासन लगेगा अगर, तो राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभा जो है निलंबित कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल है, तो राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य विधानसभा निलंबित नहीं होती है, बल्कि वो केंद्र सरकार के निर्देश पर ही कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए, आपातकाल की घोषणा होने पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक स्वतः ही अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है? तो कौन सा अनुच्छेद कर देता है? ये कर देता है अनुच्छेद 358। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितनी अवधि तक कार्य कर सकता है? तो ये अधिकतम अवधि है 6 माह तक। ठीक है, 6 माह के अंदर जो है राष्ट्रपति के चुनाव करवाने जो है जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? तो लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, ये जो है पंचायती राज का मूल उद्देश्य है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो देखिए, राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत राज्य भारत की संसद आएगी और स्थानीय निकाय भी आ जाएंगे उसके अंतर्गत। राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार आ जाएगी, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी आ जाएगी, यानी कि सभी आ जाएंगे राज्य शब्द के अंतर्गत, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन से जो है प्रधानमंत्री बनने से पूर्व अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इनमें से देखना है कि कौन व्यक्ति जो हैं प्रधानमंत्री बनने से पूर्व अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, उनमें से देखिए, इनमें मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई और वीपी सिंह और एच डी देवगौड़ा, ये 3 व्यक्ति हैं जो कि प्रधानमंत्री बनने से पूर्व अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी और इंद्र कुमार गुलजार, ये प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 145, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक लोक लेखा समिति के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, वर्तमान में इसके 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य हैं तो बिल्कुल सही है। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता, ये भी सही है। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी सही है। लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। तो देखिए देखिए इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का ही विपक्ष का नेता करता है। ठीक है, ना कि राज्यसभा का कोई भी सदस्य इसका अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये आप लोग याद रखना है। लोकसभा से ये नियुक्त होता है, वो भी विपक्षी पार्टी का ही नियुक्त होता है। ठीक है, विपक्ष का नेता नहीं होगा, क्योंकि देखिए विपक्ष का नेता भी हो सकता है और ये विपक्षी पार्टी से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, यानी कि ये वाला सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वह माध्यम है जिनके द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है। ठीक है, लोकसभा की बैठक जो है समाप्त की जाती है। तो देखिए सत्रावसान, स्थगन और विघटन, ये तीनों हैं। ठीक है, सत्रावसान, स्थगन और विघटन तीनों शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इनमें से सत्रावसान और विघटन ये राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रपति करता है, और स्थगन ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है, जब किसी भी सदन का अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य किसी सदस्य को बोलने के लिए कहता है, तो यह घटना क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है कि बैठ जाना कहलाती है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट 75 क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 इसका है, इसके पार्ट 2 में हम लोग जो रिमेनिंग 75 क्वेश्चन बचे हैं उनको हम लोग देखेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।